हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमने 50 क्वेश्चन इसके पहले क्लास में पूरा कर दिया है। 100 क्वेश्चन का हमने श्रृंखला लिया था और उसमें हम आज 51 से 100 तक देखेंगे। और दोस्तों, परीक्षा के दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको हमारे साथ इसे 2 से 3 बार देखना है। आप अगर लगभग 20 से 25 मिनट देंगे तो आपको 50 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जनरल स्टडीज़ से। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है इसमें, मतलब 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाचार एजेंसियों में से कौन भारत से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित समाचार एजेंसियों में से कौन भारत से संबंधित नहीं है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और बी है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, सी है समाचार भारती, बी था यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, ए है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और डी है एसोसिएटेड प्रेस। तो जो आपको इसमें सही आंसर बताना है, सही आंसर है 51वां का जो सही आंसर है वह है डी मतलब एसोसिएटेड प्रेस। तो एसोसिएटेड प्रेस जो है वह आपका सही आंसर है। एसोसिएटेड प्रेस आपका सही आंसर है। तो कौन सा समाचार भारत से संबंधित नहीं है? तो एसोसिएटेड प्रेस प्रेस भारत से संबंधित नहीं है। बी है मशहूर हस्तियों का अनुसरण करने वाले फोटोग्राफर को कहा जाता है। मशहूर हस्तियों का अनुसरण करने वाले फोटोग्राफर को कहा जाता है। ए पेज, और बी है पापराजी, सी है स्टिंग, और डी है फ्रीलांस। तो जो आपका 52 में राइट आंसर है वह है बी पापराजी। तो बी इज द करेक्ट आंसर 52 का। तो 52 का आपका बी करेक्ट आंसर है। 53वां क्वेश्चन है, किसी अन्य पृष्ठ पर एक समाचार की निरंतरता को कहा जाता है। तो कैरी बाउंसर जंप फॉरवर्ड। तो जो एक क्वेश्चन होता है, एक पृष्ठ अन्य पृष्ठ पर एक समाचार की निरंतरता को कहा जाता है, निरंतरता को कहा जाता है बाउंसर जब कहा जाता है। तो निरंतरता को जब कहा जाता है। 54वां है, सामान्यतः समाचार के प्रारंभ में पत्रकार का नाम लिखने को कहा जाता है। सामान्यतः समाचार के प्रारंभ में पत्रकार का नाम लिखने को कहा जाता है। बाई लाइन, हेडर, स्टार्ट लाइन, डेस्क। बाई लाइन, हेडर, डेस्क और स्टार्ट लाइन। तो जो आपका इसमें सही आंसर है वह है ए बाई लाइन। बाई लाइन। तो समाचार के प्रारंभ में पत्रकार का नाम लिखने को कहा जाता है बाई लाइन। 55वां है, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक थे। मार्शल मैकलुहान, साई लून, जोहान गुटेनबर्ग, और डी है फ्रेडरिक बार्थियर। इसमें आपका 55वें में आपका करेक्ट आंसर है सी आपका इसमें राइट आंसर है। और सी का जो ऑप्शन होगा वह है जोहान गुटेनबर्ग। जोहान गुटेनबर्ग ये आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर हमने नहीं लगा पाया है, तो आपका जो जोहान गुटेनबर्ग है राइट आंसर है। तो आपको देख लेते हैं, हमने व्याख्या में दे दिया है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग थे, जिनका जन्म 1398 में व मृत्यु 1468 में हुई। और 56वां क्वेश्चन देखते हैं। 56वां क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी ऑफ न्यूज़ वैल्यू लिखा गया है। टैक्सोनॉमी ऑफ न्यूज़ वैल्यू
तो टैक्सोनॉमी ऑफ न्यूज वैल्यू लिखा गया है पॉल लाजर्सफेल्ड के द्वारा, डेविड एम काइट, स्टेनली कोहेन के द्वारा, गाल्टुक के द्वारा। तो आपका इसमें जो राइट आंसर है 56वें का वह है डी मतलब गाल्टुक। तो डी आपका इसमें राइट आंसर है गाल्टुक। अब आते हैं 57वां क्वेश्चन। 57वां है एक समाचार का केंद्रीय बिंदु है। एक समाचार का केंद्रीय बिंदु है। समाचार को मुख्य पृष्ठ पर चलाने का औचित्य, समाचार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की पहचान, पाठकों को शेष समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्राप्त हो। डी है एक या दो वाक्य में समाचार के बारे में सारांश। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वह है डी। एक या दो वाक्य में समाचार के बारे में सारांश। तो एक या दो शब्दों में समाचार का सारांश है एक समाचार का केंद्रीय बिंदु। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 58वां। व्यक्तिगत पत्रकारिता का दूसरा नाम है। व्यक्तित्व पत्रकारिता का दूसरा नाम है राजनीतिक पत्रकारिता, और बी है विकास पत्रकारिता, और सी है पैराशूट पत्रकारिता, और सी है पैराशूट पत्रकारिता, और डी है सेलिब्रिटी पत्रकारिता। तो जो आपका इसमें सही आंसर है वह है डी सेलिब्रिटी पत्रकारिता। तो व्यक्तित्व पत्रकारिता का दूसरा नाम है सेलिब्रिटी, और डी है लेख। तो सी है इसमें सी होगा समाचार संपादकीय। तो ए है न्यूज फीचर, बी है सामाजिक समाचार, सी है संपादकीय, डी है लेख। तो आपको बताना है कि 59वें में कौन सा आंसर है जो समाचार पत्र की सामग्री में विलोम पिरामिड शैली की उपयोग की जाती है। तो जो आपका 59वें में राइट आंसर है वह है ए। तो न्यूज फीचर समाचार पत्र की सामग्री में विलोम पिरामिड शैली उपयोग की जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60वां। वर्ग है फोटो संग्रह समाचार पुस्तकालय, सी है बैंक वैल्यूम स्टॉक, डी है प्रिंटिंग मशीन स्टैंड। तो वर्ग समाचार पुस्तकालय है। समाचार पुस्तकालय। तो इसमें है मोर्ग समाचार पत्र, संदर्भ कक्ष संदर्भ फाइल है जहां छात्रों, शिक्षकों, अध्ययनकर्ताओं आदि को जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय, समाचार पुस्तकालय, न्यूज लाइब्रेरी, संग्रहालय बनाए जाते हैं। तो आपको देखते हैं 61वां क्वेश्चन आते हैं अब। तस्वीर के अवांछित क्षेत्र को हटाने को कहा जाता है क्रॉपिंग, कुकिंग, क्रॉसिंग और क्रॉलिंग। तो जो आपका 61वें में राइट आंसर है, 61वें में आपका राइट आंसर है ए, क्रॉपिंग कहा जाता है। तो क्रॉपिंग कहा जाता है तस्वीरों के अवांछित क्षेत्र को हटाने के लिए। अब आते हैं 62वां क्वेश्चन है पृष्ठ सज्जा का सिद्धांत नहीं है। पृष्ठ सज्जा का सिद्धांत नहीं है अनुपातिक, संतुलन, विरोधाभास, PW। तो 62वें में आपका जो सही आंसर है वह डी मतलब PW पृष्ठ सज्जा का सिद्धांत नहीं है। तो पृष्ठ सज्जा जो का सिद्धांत नहीं है PW। तो PW पृष्ठ सज्जा का सिद्धांत नहीं है, जबकि विरोधाभास, संतुलन और आनुपातिक यह सभी पृष्ठ सज्जा के सिद्धांत हैं।
तो अब आते हैं 63वां क्वेश्चन है, पत्रकारिता की सनसनी मुख्य विशेषता है। पत्रकारिता की सनसनी मुख्य विशेषता है काली, पीत, पीली, लाल, नीली। तो 63वें में आपका जो राइट आंसर है वह है सी, लाल, रेड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64वां है, कौन सा वाक्यांश फीचर का वर्णन करता है। कौन सा वाक्यांश फीचर का वर्णन करता है। हार्ड न्यूज। हार्ड न्यूज कोई भी समाचार जो पाठक को सूचित करे। सॉफ्ट न्यूज किसी भी अखबार में संक्षिप्त लेख। एक किसी भी अखबार में संक्षिप्त लेख। तो इसमें जो सही आंसर है 64वें में जो सही आंसर है वह सी। सी मतलब सॉफ्ट न्यूज वाक्यांश फीचर का वर्णन करता है। तो सॉफ्ट न्यूज वाक्यांश फीचर का वर्णन करता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 65वां क्वेश्चन है, समाचार पत्र पर स्लग लाइन का उद्देश्य है। समाचार पत्र पर स्लग लाइन का उद्देश्य क्या होता है। पत्रकारों को समाचारों के लिए सुर्खियां लिखने में सक्षम और संपादकों को समाचारों करने और उन्हें ट्रैक करना। अपमान के साथ समाचार संगठन के दुश्मनों को आघात पहुंचाना। एक समाचार की राजनीतिक अभिविन्यास की पहचान करना। तो जो इसमें आपका सही आंसर है इसमें 64वें में वह सही आंसर है सी। सी मतलब इसमें आपका जो सही आंसर है वह सी है, बी होगा, क्योंकि समाचार पत्र पर जो स्लग लाइन का उद्देश्य होता है वह संपादकों को समाचार करने और उन्हें ट्रैक करना। तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं 66वें में। इसमें आपका जो क्वेश्चन है वह है, समाचार कहानी के पहले पैराग्राफ को कहा जाता है। तो समाचार कहानी के पहले पैराग्राफ को क्या कहा जाता है। बीट, लीड, एंकर, स्लग। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वह बी, उसे लीड कहा जाता है। तो समाचार कहानी के पहले पैराग्राफ को लीड कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67वां है, लॉबिंग है। लॉबिंग क्या है को बताना है। निवेशक स्वामित्व वाली कंपनियों और उनके शेयरधारकों के बीच संचार में अभिवृद्धि और अनुनय सह दबाव का अभ्यास। और सी है किसी विशेष कारण के लिए विरोध करना। और डी है विज्ञापन प्रकाशन। तो जो आपको इसमें सही आंसर है वह है बी। बी है अनुनय सह दबाव का अभ्यास। अनुनय सह दबाव का अभ्यास निवेशक स्वामित्व वाली कंपनियों और उनके शेयरधारकों के बीच संचार में विवृत्ति और सह दबाव का अभ्यास है। 68वां है, प्रभावी मीडिया संबंधों के लिए जनसंपर्क विभाग होना चाहिए। प्रभावी मीडिया संबंधों के लिए जनसंपर्क विभाग होना चाहिए। सक्रिय, प्रतिक्रियाशील, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत। इसमें जो आपका सही आंसर है वह है ए मतलब सक्रिय होना चाहिए। तो प्रभावी मीडिया संबंधों के लिए जनसंपर्क विभाग को सक्रिय होना चाहिए। तो जनसंपर्क विभाग को सक्रिय होना चाहिए। इसमें आपका जो विस्तृत जानकारी देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रभावी मीडिया संबंधों के लिए जनसंपर्क विभाग, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट सक्रिय होना चाहिए ताकि तकनीकी समाचारों द्वारा जनता को लाभान्वित किया जा सके, तभी सही विचारों का आदान प्रदान किया जा सकेगा। तो सही तभी आदान प्रदान किया जा सकेगा। प्रभावी मीडिया के द्वारा मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न आयोजनों, कार्यालयों, कार्यकलापों, कार्यक्रमों की जानकारी जनता को तत्काल एवं व्यापक रूप से मिल सकेगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 69वां है, एक निश्चित दृष्टिकोण को स्वीकार करने अथवा विशेष कार्यवाही के लिए राजी करने का प्रयास है। एक निश्चित दृष्टिकोण को स्वीकार करने अथवा विशेष कार्यवाही के लिए राजी करने का प्रयास है।
अधिप्रचार, संप्रचार या लॉबिंग, फीचर, विज्ञापन। तो जो आपका इसमें राइट आंसर है वह है ए, अधिप्रचार। तो जो एक निश्चित दृष्टिकोण को स्वीकार करने अथवा विशेष कार्रवाई के लिए राजी करने का प्रयास है, अधिप्रचार, संप्रचार। तो ए इज द करेक्ट आंसर 69 में। 70वां है किसी संगठन के मुख्यतः आंतरिक लोगों के लिए समय समय पर प्रकाशित होने वाले प्रकाशन को कहा जाता है। किसी संगठन के मुख्यतः आंतरिक लोगों के लिए समय समय पर प्रकाशित होने वाले प्रकाशन को कहा जाता है गृह पत्रिका, सूचना पत्र, प्रेशर और डी है पोर्टर। तो 70वें में आपका जो करेक्ट आंसर है, 70वें में आपका जो करेक्ट आंसर है वह ए। तो गृह पुस्तिका कहा जाता है, गृह पत्रिका कहा जाता है, गृह पत्रिका। तो ए आपका सही आंसर है, ए आपका सही आंसर है। आते हैं 71वें पर। 71वां है वह मॉडल जो सूचना के प्रसार के लिए प्रेस, विज्ञप्ति और अन्य एक तरह से संचार तकनीकों का उपयोग करता है, उसे कहा जाता है प्रचार मंडल, सार्वजनिक सूचना मॉडल और एक पक्षीय विषम मॉडल। डी है द्विपक्षीय सम मॉडल। तो ए था प्रचार मॉडल, यहाँ पर मंडल है, यहाँ पर मॉडल बना लीजिएगा, MODEL। प्रचार मॉडल, सार्वजनिक सूचना मॉडल, एक पक्षीय विषम मॉडल, द्विपक्षीय सम मॉडल। तो जो आपका इसमें करेक्ट आंसर है वह है बी। तो बी आपका इसमें सही आंसर है। तो सार्वजनिक सूचना मॉडल आपका करेक्ट आंसर है। आते हैं 72वें क्वेश्चन पर, और 72वां है एक समाचार में संतुलन का क्या अर्थ है। एक समाचार में संतुलन का क्या अर्थ है। कई लेखकों द्वारा लिखा समाचार, लेख लिखने से पहले एक वकील की राय, हर पैराग्राफ को समान मात्रा में जगह देना, गुंडे के सभी पक्षों को यथासमय निष्पक्ष समावेश के लिए विशेष क्षेत्र में। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह है डी। डी आपका सही आंसर है। गुंडे के सभी पक्षों का यथा समय निष्पक्ष समावेश के लिए किसी विशेष क्षेत्र में। अब आते हैं 73वां क्वेश्चन है पत्रकारों विशेष जानकारी देने के लिए आयोजित की गई बैठक को कहा जाता है। पत्रकारों की विशेष जानकारी देने के लिए आयोजित की गई बैठक को क्या जाता है। प्रेस रिलीज, प्रेस इंटरफेस, प्रेस ब्रीफिंग, मीट द प्रेस। 73वें में आपका जो सही आंसर है वह सी है प्रेस ब्रीफिंग। तो जब मंत्री जी या किसी प्रकार के जो नेता हैं, विशेष व्यक्ति हैं, सब प्रभावशाली व्यक्ति लोग होते हैं, तो जब पत्रकारों को जानकारी देना होता है तो उसे, जब उसमें मीडिया के कर्मी जो आते हैं उनको कहा जाता है, उस समय जो मीटिंग होती है उसे कहा जाता है प्रेस ब्रीफिंग। तो प्रेस ब्रीफिंग कहा जाता है। 74वां है जनसंपर्क में आचार संहिता को मूल रूप से जाना जाता है। जनसंपर्क में आचार संहिता को मूल रूप से जाना जाता है कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, सूचना का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार। तो 74वें में आपका जो सही आंसर है वह है 74वें में आपका जो सही आंसर है होगा बी। बी मतलब कोड ऑफ एथिक्स कहा जाता है। तो जनसंपर्क में आचार संहिता को मूल रूप से जाना जाता है कोड ऑफ एथिक्स के रूप में। आते हैं 75 क्वेश्चन पर। पार्सर्स 1993 के अनुसार आधुनिक जनसंपर्क अभ्यासी की 4 निष्ठाएं होती हैं। स्वयं, संगठन, पेशा, समाज। और बी है स्वयं, संगठन, राजनीतिक दल, समाज। सी है प्रबंधन, संगठन, पेशा, समाज। और डी है स्वयं, संगठन, पेशा, धर्म।
तो पार्सन्स 1993 के अनुसार आधुनिक जनसंपर्क अभ्यास की 4 निष्ठाएं होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्वयं, संगठन, पेशा, समाज। तो स्वयं, संगठन, पेशा, समाज किस में है? ए में है। तो आपका ए करेक्ट आंसर होगा। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। स्वयं, संगठन, पेशा, समाज। तो स्वयं, संगठन, पेशा, समाज 1993, पार्सन्स 1993 के अनुसार आधुनिक जनसंपर्क अभ्यास की 4 निष्ठा होती है। आते हैं 76 क्वेश्चन पर। संगठन और उसने हितधारकों के बीच संचार के विभिन्न पत्रकारों का वर्णन करने के लिए जनसंपर्क के 4 प्रारूप विकसित किए हैं। संचार के विभिन्न पत्रकारों का वर्णन करने के लिए जनसंपर्क में 4 प्रारूप विकसित हैं। एडवर्ड बार्नेज, आइवी ली, लीटर लिपमैन, जेम्स ग्रूइंग और टॉड हंट। तो जो आपका इसमें करेक्ट आंसर है वह है डी। तो जेम्स ग्रूइंग और टॉड हंट। तो जो 4 जनसंपर्क के 4 प्रारूप हैं उनमें है ये डी आंसर सही है। 77वां है प्रेस विज्ञापन जो पूरे समाचार पत्र पर छाए रहते हैं और उनका स्थान और आकार नियत नहीं रहता है को कहा जाता है। प्रेस विज्ञापन जो पूरे समाचार पत्र पर छाए रहते हैं और उनका स्थान और आकार नियत नहीं रहता है को कहा जाता है। वर्गीकृत विज्ञापन, सजावटी विज्ञापन, बाहरी विज्ञापन, ऑनलाइन विज्ञापन। तो जो 77वें में बी है वह आपका सही आंसर है, सजावटी विज्ञापन। सजावटी विज्ञापन आप जानते हैं कि जो पत्र जैसे जो पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई पेपर है ए, अगर ए पेपर है उसमें जो खबरें होती हैं वो मान लीजिए 20 पेज का है और 20 पेज की छपाई इतनी महंगी हो जाती है कि उसकी कीमत नहीं सुनी जा सकती है, लेकिन विज्ञापन के द्वारा इतनी अधिक कमाई हो जाती है कि आप पूछिए मत। तो उसी प्रकार से जो विज्ञापन छापे जाते हैं उन्हें कहते हैं सजावटी विज्ञापन। सजावटी विज्ञापन उसे कहा जाता है। तो आते हैं 78वें क्वेश्चन पर। जनसंपर्क परिभाषित किया जा सकता है। तो जनसंपर्क परिभाषित किया जा सकता है, ये है लोगों को उन उत्पादों को खरीदने के लिए राजी करने की तकनीक जिनके उन्हें आवश्यकता नहीं है। लोगों को उन उत्पादों को खरीदने के लिए राजी करने की तकनीक जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं है। समाचार संगठनों को लोग या उत्पादों को स्थान या समय देने के लिए राजी करने की तकनीक को जो स्वाभाविक रूप से समाचार योग्य नहीं है उसे कहते हैं जनसंपर्क। या सी है जनता को किसी संगठन या उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए योजनाबद्ध और निरंतर समाचार। और जनसंपर्क कह सकते हैं उसे कि किसी संगठन या उत्पाद की अपर्याप्तताओं के लिए योजनाबद्ध और निरंतर संचार। तो जो आपका इसमें सही आंसर है वह सी, जनता को किसी संगठन या उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए योजनाबद्ध और निरंतर समाचार। अब आते हैं 79 क्वेश्चन पर। प्रबंधकीय कार्यों में प्रभावी जनसंपर्क की भूमिका होती है। प्रबंधकीय कार्यों में प्रभावी जनसंपर्क की भूमिका होती है। कमज़ोर खबर पर एक सकारात्मक झुकाव डालना, धारणाओं को बोलना और सहमति बनाना, पेशेवर उप आश्रय और उपाय करना, संगठनों और हितधारकों के बीच संबंध बनाना। तो जो 79 में आपका करेक्ट आंसर है वह है डी। डी मतलब संगठनों और हितधारकों के बीच संबंध बनाना। संगठनों और हितधारकों के बीच संबंध बनाना। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं 80वें क्वेश्चन पर। पब्लिक रिलेशंस काउंसिल शब्द को गढ़ने का श्रेय किस पेशेवर को जाता है? पब्लिक रिलेशंस काउंसिल। तो पब्लिक रिलेशन RELATION
COUNCIL, पब्लिक रिलेशन काउंसिल शब्द को गढ़ने का श्रेय किस पेशेवर को जाता है? तो ए है कार्ल बायोर, और बी है एडवर्ड बार्नेज, और सी है आइवी ली, और डी है जॉन डब्ल्यू हिल। तो जो आपका इसमें सही है वह है बी मतलब एडवर्ड बार्नेज को जाता है पब्लिक रिलेशंस काउंसिल शब्द गढ़ने का श्रेय। तो बी आपका इसमें सही है, एडवर्ड बार्नेज। आते हैं 81वें क्वेश्चन पर। जनसंपर्क संगठन और उसकी जनता के बीच संचार प्रथम है यह परिभाषित करने वाले हैं जोसेफ डामिनिक, और बी है गुनिंग और हड, लियोनेल फिल्डन, जॉन बेयर्ड। तो जो आपका इसमें सही आंसर है वह है बी आपका इसमें सही है। गुनिंग और हड ने जनसंपर्क संगठन उसकी जनता के बीच के संचार का प्रथम है यह कहा था, परिभाषित किया था। केंद्र सरकार की विज्ञापन और प्रचार एजेंसी का नाम बताइए। केंद्र सरकार की विज्ञापन और संप्रचार एजेंसी का नाम बताइए। पत्र सूचना कार्यालय, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग निदेशालय, और डी है सूचना एवं प्रसारण माध्यम, सूचना एवं प्रसारण माध्यम। तो जो आपका इसमें करेक्ट आंसर है वह है बी मतलब विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय। तो 82वें में आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी। तो केंद्र सरकार की जो विज्ञापन और प्रचार एजेंसियां हैं वह उसका नाम है विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय। आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं इसमें जो व्याख्या करके देखते हैं। भारत सरकार की विज्ञापन और प्रचार एजेंसी का नाम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय DAVP है, जो भारत सरकार के अधीनस्थ विज्ञापन प्रचार प्रसार हेतु कार्यरत है, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई। तो इसकी स्थापना 1955 में हुई, 1955 में हुई, जिसकी देश भर में 32 क्षेत्रीय प्रदर्शन इकाइयां हैं। तो आपका इसमें जो सही आंसर था वह था बी, विज्ञापन और दृश्य प्रचार संस्था के जो निदेशालय है उसकी स्थापना हुई थी 1955 में। आपको ध्यान देना है। आते हैं 83वें क्वेश्चन पर। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? अनाईमुड़ी और डोड्डा बेट्टा, और डी है सी है कोलारिविटा, और डी है कंचनजंगा। तो आपका इसमें जो 83वें में राइट आंसर है वह है ए, अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी आपका जो सही आंसर है अनाईमुड़ी है, क्योंकि कंचनजंगा अगर आप जानते हैं कंचनजंगा, लेकिन प्रायद्वीपीय का नहीं है, इसलिए अनाईमुड़ी इसमें ए करेक्ट आंसर होगा। 84वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी? तो हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती कौन थी आपको बताना है। प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन संबंधित है। नाल, रंगपुर, सूतंगनेडोर, और डी है कोट्टादेजी। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वह है बी मतलब सूतंगनेडोर जो है वह संस्कृति की हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी। तो सूतंगनेडोर आपका करेक्ट आंसर होगा, जो हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी। व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सूतंगनेडोर, बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल
आलमगीर उत्तरी पुरास्थल माडा जम्मू, दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र। तो आपको ध्यान देना है कि जो पश्चिमी है वह बलूचिस्तान सुतांगने डोर है, और जो पूर्वी है मरुस्थल है वह आलमगीर उत्तरी में है, पूर्वी है, और माडा जम्मू दक्षिणी है, और दक्षिणी जो है पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र का है, और जो ये माडा जम्मू में है वह उत्तर में है। आपको हम एक दिखा देते हैं कैसे है। ये है आपका उत्तर जो है ऊपर है, तो उत्तर जो ऊपर है वह है माडा जम्मू कश्मीर, तो उत्तर हो गया। और जो दक्षिण है महाराष्ट्र में है वह है दैमाबाद, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, दैमाबाद। और जो यहाँ पे है पूरब में है, और जो पूरब में है उसका नाम है आलमगीर, और जो पश्चिम में है उसका नाम है सुतांगनी डोर, सुतांगनी डोर पश्चिम में है। आते हैं 85वें क्वेश्चन पर। किस क्षेत्र में अभी हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत व विदेशी प्रसारकों के बीच हुए समझौता ज्ञापन का कार्योत्तर अनुमोदन किया है? रेडियो व टेलीविज़न उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 85वें में आपका जो सही आंसर है वह सी, रेडियो व टेलीविज़न। तो रेडियो व टेलीविज़न को क्षेत्र में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत व विदेशी प्रसारकों के बीच एक समझौता किया है। 86वां है, भारत सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम लागू करने जा रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, सही है, कौन सा कथन सही है? तो भारत सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम लागू करने जा रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारत सरकार ने इथेनॉल का प्रशासनिक मूल्य सन 2016 में जारी किया। और बी है, इथेनॉल उत्पादन के लिए इथेनॉल आधारित उपयोगी कच्चे माल के लिए विभेदी मूल्य की घोषणा 2016 में की गई। इथेनॉल को तेल उत्पादक कंपनियों ने प्राप्त करने के लिए 200 करोड़ लीटर से अधिक का सन 2019-18 में अनुमान लगाया। चीनी उत्पादन का लगातार अधिक चीनी मूल्य के गिर रहा है। वर्ष 2018-19 में इथेनॉल उत्पादक कंपनियों ने 225 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन का अनुमान लगाया है। तो आपका जो 86वें में राइट आंसर है वह सी है। इथेनॉल को तेल उत्पादन कंपनियों ने प्राप्त करने के लिए 200 करोड़ लीटर से अधिक का सन 2018-19 में अनुमान लगाया है। और आते हैं 87वां क्वेश्चन है, इस वर्ष राजस्थान में कबीर यात्रा के माध्यम से समरसता के प्रसार का प्रयास निम्नलिखित में से किन संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है? राजस्थान पुलिस व पर्यटन विभाग के द्वारा, पर्यटन विभाग व लोकेशन संस्था, साहित्य अकादमी व राजस्थान पुलिस के द्वारा, राजस्थान पुलिस पर्यटन विभाग। तो जो आपका 86वें में राइट आंसर है। 87वें में आपका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, जो पुलिस एवं पर्यटन विभाग है, राजस्थान पुलिस एवं पर्यटन विभाग व लोकेशन संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो आपका डी आंसर सही है। आपको व्याख्या दे देते हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा लोकायतन संस्था एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से महात्मा गांधी की 150वीं गांधी जयंती के अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने की दिशा में 8 अक्टूबर 2019 तक जयपुर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर से जैसलमेर जिलों में राजस्थान कबीर यात्रा के 5वें चरण का आयोजन किया गया। तो यह परीक्षा में आया था, राजस्थान के परीक्षा में, राजस्थान PSC में आया था।
और देखते हैं 88वां क्वेश्चन है, फास्फेटिक व पोटाश उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य है? निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति भारत सरकार ने कृषि विभाग के प्रस्ताव जो कि फास्फेटिक एवं व पोटाश उर्वरक की पोषण पर आधारित सहायता की दरें सन 2019-20 के लिए स्वीकृति दी। यह उत्पाद व आयातकों को आपूर्ति अनुबंध उर्वरक आदान को कृषकों के लाभ के लिए वर्ष 2019-20 में निष्पादित करने में सहायता करता है। NBS योजना में दिनांक 1/4/10 से P&K के उर्वरक के लिए सहायता निर्धारित हो रही है। यह सरकार के संकल्प को बताती है कि P&K उर्वरक कृषकों को वहनीय मूल्य पर उपलब्ध हो सके। तो जो आपका इसमें सही आंसर है वह ए है। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति भारत सरकार ने कृषि विभाग के प्रस्ताव जो कि फास्फेटिक व पोटाश उर्वरक की पोषण पर आधारित सहायता की दरें सन 2019-20 के लिए स्वीकृति दी है। तो जो आपका इसमें सही आंसर है वह है ए। आते हैं 89वां क्वेश्चन। 89वां है, बरेली पर शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कई काल का से पूर्व माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जयपुर, टांक, भीलवाड़ा। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ए, अजमेर में स्थित है बरेली पर शिलालेख जो अशोक काल से पूर्व का माना जाता है। तो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। अब आते हैं, तो यहाँ पर बरेली नहीं था, उसका नाम था बरेली। तो बैली का शिलालेख दोस्तों, इसका नाम था बैली, ये है बैली। तो बैली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, राजस्थान राज्य के अजमेर में स्थित है। आते हैं 90वां क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक बिजली से चलने वाली कारें बेची गई? तो बिजली से चलने वाली सर्वाधिक कारें बेची गई हैं, कहाँ बेची गई? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह है बी। तो गुजरात में बिजली से चलने वाली सर्वाधिक कारें बेची गई हैं 2018-19 में। तो भारत के गुजरात राज्य में वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक बिजली से चलने वाली हुंडई कारें बेची गई। और दोस्तों जो फॉर्च्यून की पत्रिका है, 500 कंपनियों में जो सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियां हैं, पहली तो है वॉलमार्ट, जो अमेरिका की है। वॉलमार्ट अमेरिका की पहली कंपनी है वॉलमार्ट। और जो टॉप 10 में जो एक कंपनी और है, इसमें देखा जाए तो वो 10वें नंबर पर है हुंडई। तो हुंडई 10वें नंबर पर है, जो जापान की कंपनी है। तो क्योंकि यहाँ पर हुंडई कारें बेची गई बिजली से चलने वाली सर्वाधिक, इसलिए वहाँ पर आया प्रश्न, हमने आपको बता दिया कि जो सबसे ज़्यादा 500 कंपनियों में फॉर्च्यून की पत्रिका जो है, फोर्ब्स की जो पत्रिका है 500 में जो आई है, सर्वाधिक कंपनियाँ जो सर्वाधिक प्रभावशाली, जो सर्वाधिक रेवेन्यू अर्जित की हैं, उसमें है 10वें नंबर पर हुंडई। तो 91वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान में अक्षत योजना किस वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में है? अक्षत योजना किस वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित है? बेरोजगार युवाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को, विशेष योग्यजनों को और विधवा महिलाओं को। तो जो आपका इसमें सही आंसर है वह है बेरोजगार युवाओं के लिए अक्षत योजना चलाया गया है, अक्षत योजना। तो ये आपका सही आंसर है, अक्षत योजना।
राजस्थान में अक्षत योजना बेरोजगार युवाओं के वर्ग को वित्तीय सहयोग प्रदान करने से संबंध है, ताकि बेरोजगार युवाओं अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को रोजगार हेतु बल मिले, जिसकी वर्तमान में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। 52वां क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल पर 2019 में जो जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया गया, विशेष राज्य का दर्जा, वह राष्ट्रपति के द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? तो अगस्त 5, 2019 को, अगस्त 9, 2019 को, सितंबर 1, 2019 को, सितंबर 9, 2019 को। आप जानते होंगे, आपको ज़रूर पता होगा कि जो ये सही आंसर है वह है 1 अगस्त 5, 2019 के द्वारा, क्योंकि इसके पहले भी, उसके बाद भी, इस समय भी पूरे देश में हड़तालें चल रही थी, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा था। तो अगस्त 5, 2019 को किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा विभास हस्ताक्षर। तभी से जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 खत्म हो जाता है। दमहाल लोक नृत्य है राजस्थान की, कश्मीर की, पंजाब की, हिमाचल प्रदेश की। तो दमहाल जो लोक नृत्य है वह है पंजाब की। तो पंजाब के लोक नृत्य का, पंजाब की जो लोक नृत्य है, पंजाब की जो लोक नृत्य है वह है दमहाल। और यहाँ पर एक जो है भांगड़ा है, तो भांगड़ा पूछा जाएगा कि भांगड़ा भी है। और एक कश्मीर की अगर हम बताएं तो कश्मीर की है उफ, कश्मीर की एक है उफ। अब आते हैं, कुतुब मीनार की मरम्मत किस शासक द्वारा नहीं कराई गई? तो कुतुब मीनार की मरम्मत किस शासक के द्वारा नहीं कराई गई? मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो किस शासक के द्वारा नहीं कराया गया था पूछा जा रहा है, तो इब्राहिम लोदी के द्वारा नहीं कराया गया था। 95वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम क्या है? आप अगर मेरे प्राचीन इतिहास के वीडियो में जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री स्टडी विद विक्रांत लिखेंगे, आपको तो प्राचीन इतिहास मिल जाएगा। और आप स्टडी विद विक्रांत लिखेंगे, स्टडी विद विक्रांत एंशिएंट हिस्ट्री बौद्ध एरा लिखेंगे, तो आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा बौद्ध धर्म का जो संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर हमने बताया है। और आपको क्रम से बताया था कि बौद्ध संगीत का सही क्रम क्या है और उसको किसके शासनकाल में, कौन से उस समय राजा थे, कौन से उस समय शासक थे और किस समय किया गया था और राजधानी क्या थी, उनको सब बताया है। आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देते हैं कि जो इसमें सही आंसर है वह है डी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो पाटलिपुत्र में जो सही क्रम है पाटलिपुत्र का है। यहाँ पे है डी मतलब है कि BCDA, तो BCDA है। इसमें अगर हम आपको बताएं तो पहला है राजगृह, तो ए है राजगृह, और दूसरा जो होगा वह होगा वैशाली, तो वैशाली है दूसरा, जहाँ पर बौद्ध संगीत हुआ था इसका क्रम है, पहले राजगृह है, वैशाली है, और तीसरा है पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र है तीसरा, और चौथा है कुंडलवन, तो कुंडलवन चौथा है। आपको हमने इसका एक ट्रिक बताया था याद करने के लिए, एक ट्रिक बताया था रवै पाक, तो रवै पाक हमने आपको इसका ट्रिक बताया था। रा से हो गया राजगिरी, वै से हो गया वैशाली, पा से हो गया पाटलिपुत्र, का से हो गया कुंडलवन। आपको हमने ट्रिक से बताया था, आप अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा। आप लिखेंगे स्टडी विद विक्रांत एंशिएंट हिस्ट्री, तो मेरा पूरा लेक्चर आ जाएगा। आप वहाँ पर बौद्ध संगीत में बौद्ध काल में जा करके उसका लेक्चर देख सकते हैं। आते हैं 96वां क्वेश्चन है, गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? चंबल और बैडच नदी, बनाम और लूनी नदी, सुकड़ी और खारी नदी, काली सिंध और आहू नदी। तो जो 96वां का राइट आंसर है वह है डी है, काली सिंध और आहू नदी के बीच है
गागरोन का किला। तो काली सिंध और आहू नदी के बीच है गागरोन का किला। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 97वां क्वेश्चन है, सुनहरी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू से, चूरू से, बीकानेर से, सीकर से। तो जो आपका इसमें राइट आंसर है वह है ए, झुंझुनू से सुनारी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं सुनारी सभ्यता के अवशेष। 98वां क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ है। आप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ है अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा और डी है जहांगीरनामा। तो जो आपका इसमें राइट आंसर है वह है सी, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ है हुमायूंनामा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बाबरनामा लिखा गया है गुलबदन के द्वारा, तो हुमायूंनामा लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा। अब आते हैं 99वां क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन जिसे कहते हैं वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता जिसका आयोजन अपिया सामोआ में जुलाई 9 से 14, 2019 के मध्य हुआ, में पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश है। तो कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन में प्रतियोगिता में जो समोआ में हुआ था उसमें प्रथम स्थान पर कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान, चीन, भारत। तो जो आपका इसमें क्वेश्चन सही है वह है डे। तो भारत ने इसमें प्रथम स्थान पर काबिज किया था। 100वां है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में बोली जाने वाली अनुसूचित भाषाओं को वर्ष 2011 में जनगणना आंकड़ों के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तमिल, उर्दू, मराठी, बंगाली। इसमें है बंगाली। तो आप देखते हैं कि 2011 में जनगणना के आंकड़े के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है इसे। तो घटते क्रम में अगर व्यवस्थित करना है तो हम आपको देख लेते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा। इसमें जो सही होगा वह सबसे पहले होगा बंगाली है। घटते क्रम में लगाना है तो सबसे पहले बंगाली होगा, बंगाली सबसे कम है, फिर होगा उर्दू, फिर होगा उर्दू और फिर होगा तमिल, फिर है तमिल और बी है और फिर है मराठी। लास्ट में होगा उर्दू, लास्ट में होगा उर्दू। इसमें जो सही आंसर है वह है ए। तो पहले होगा बंगाली, फिर होगा उर्दू, फिर होगा तमिल और फिर होगा मराठी। तो सबसे ज़्यादा मराठी बोली जाने वाली है, तो सबसे ज़्यादा मराठी बोली जाने वाली है। अगर तो आपका इसमें सवे में जो राइट आंसर है वह है ए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। हम आपको क्लास डेली देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, फिर भी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। फीवर हुआ है, जुकाम भी है, फिर भी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।